एक झटका देती है कुदरत और सब कुछ तबाह हो जाता है। उत्तराखंड की त्रासदी पूरे देश को एक सबक दे रही है कि अब कुदरत के साथ विकास की समझ को नए तरीके से समझना होगा। ऋषि गंगा जैसी तबाही और बर्बादी का यह दर्दनाक सिलसिला थमना चाहिए। हमें तपोवन की इस 7 दिन की तपस्या का सिला देना चाहिए। देश को नई समझ के साथ त्रासदी के इस 7 दिन से सबक लेनी चाहिए। इन पहाड़ों में बहती ऋषि गंगा नदी का शोर कितनी जल्दी मौत की चीख पुकार में बदल गया, पता ही नहीं चला। पता अब तक नहीं लगा है कि कितने लोग इस त्रासदी की भेंट चढ़ गए, कितने बचे हैं और कितनों को बचाए जाने की संभावना है। एनटीपीसी के टनल में खुदाई का काम जारी है। यहाँ पे 130 ये जो एनटीपीसी ने हमें बताया 136 मीटर्स तक, तो क्योंकि मैं अंदर टनल के नहीं गई थी, मैं टनल के बाहर तक गई थी और 136 मीटर्स तक वहाँ पे एक्सकवेशन का काम हो चुका है। और ड्रिलिंग के बारे में आप एनटीपीसी के हैं, ये ज़्यादा बेहतर टेक्निकली बता पाएंगे। कल रात से हमने हैवी बड़ा मशीन मंगाए हैं, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे थे, कुछ मैकेनिकल फेलियर हो गया, उसको वेल्डिंग करके हम रेडी कर रहे हैं उसको। या वहां तक लोकेशन ट्रैक अभी तो मशीन ऑनलोडिंग किए हैं, उसको कर रहे हैं। अब कुछ एक्सपेक्टेशंस आप लोग चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट है, उसके आप लोग बेहतर बता सकते हैं कितना टाइम लग सकता है उसमें वहां पहुंचने में। उसको ड्रिल करके वहां पर अगर कैमरा लेके जाते हैं तो इसमें कितना लगभग समय लगेगा? टाइम तो लगेगा, अभी एक्चुअली मैं कैसे बता सकता हूँ। अभी इस त्रासदी के कई चेहरे हैं। 7 दिन बाद भी कई परिवार इस उम्मीद में हैं कि कोई खबर मिले। जिंदगी और मौत यूं तो किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन खबर तो मिल ही सकती है। ऐसी खबर जिसके जरिए उम्मीद रखी जाए या फिर ना उम्मीद होया जाए। ये जिलात नहीं सकते, मरने वाले हैं, लेकिन हमको बाजी तो कम से कम मिल जाता तो संतोष हो जाता। बताइए आप सर, बाजी तक का मिलने की संभावना नहीं है। बताइए, हम यहाँ से आए हैं 1000 किलोमीटर से, अपना खेत बंधक रख करके मैं 4 व्हीलर से जल्दी आया हूँ कि कम से कम बाजी मिल जाएगी। बताइए, हम घर जाकर क्या पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे? बताइए आप, बाजी भी नहीं मिली। 3 दिन हो गए तो उसका लास्ट दिन था वो, और उसकी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जी। उसकी घरवाले की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमारे मम्मी की भी। अगर वो चले गए तो उन्हें तो चले जानते, लेकिन उनकी डेड बॉडी तो मिल जाए, कम से कम उनके साथ लौट सके। सबर कर ले कि भाई हमें मिट्टी मिल गई उनकी, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा ऐसा। अब घर कैसे जाए, क्या लेकर जाए? घर से बार बार फोन आ रहा कि भाई बताओ क्या हो रहा, क्या हो रहा, लेकिन कहाँ तक जवाब दें उनको सर हम? परिवार में मम्मी है, भाभी है और भैया के 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ बस। बच्चे कितने बड़े हैं? एक 3 साल की है, एक महीने की बस। अमित की एक 3 साल की और एक महीने की बच्ची है और पिछले लगभग 4 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। और इसी तरीके से ये हाथों में उसकी मोबाइल में तस्वीर लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। एनटीपीसी का कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, आगे का प्लान क्या है, अभी इसकी चिंता नहीं की जा रही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सबका ध्यान राहत और बचाव की ओर है। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह आज खुद मौके पर पहुंचे, मुआयना किया। सर, अभी आप टनल से भी आ रहे हैं, अब फिर से ड्रिलिंग जो है वो शुरू की गई है, क्या कुछ उम्मीद अब ड्रिलिंग प्रोसेस से? ना, ड्रिलिंग का तो ऑलमोस्ट 12 मीटर में से 10 मीटर से ज़्यादा हो चुका है और वो कुछ घंटों में आपको उसका नतीजा सामने आ जाएगा। उसके बाद में जो कैमरा लगा करके पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है। वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। पानी के बहाव से उन 34 लोगों को बचाने की कोशिशें यूं तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। पहले मलबा हटाया गया और उसके बाद ड्रिल किया गया। ड्रिल इसलिए किया गया क्योंकि क्रॉस टनल तक पहुंचा जा सके। से भी पानी और गाद ही नजर आया। ये खबर हमारे सहयोगी वरुण ने बताई थी। तपोवन टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 72 मीटर के अंदर की गई 11.6 मीटर की ड्रिल जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उसके कुछ काम नहीं आई, क्योंकि जो ड्रिलिंग मशीन की बिड है वो नीचे जाकर फंस गई थी। हालांकि उससे ये बात साफ हो गई कि नीचे जो क्रॉस टनल जा रही है उसके अंदर भी कीचड़ और पानी भरा हुआ है, और उसके बाद अब एक बड़ी डायमंड ड्रिल मशीन यहाँ पर मंगवाई गई है, जिससे करीब 1.5 मीटर के रेडियस का एक बड़ा ड्रिल जो है वो इस टनल से नीचे क्रॉस टनल तक किया जाएगा। और उसके अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के लोग हैं वो नीचे उतरेंगे और उसके बाद जो नीचे की क्रॉस टनल है उसका मुआयना करेंगे। देर रात को जो डायमंड ड्रिल मशीन है वो पहुंच चुकी है, लेकिन साथ ही सबसे अहम बात, अब रेस्क्यू ऑपरेशन टीम
जो टनल के अंदर से मिट्टी निकालने का जो काम है उसको एक बार फिर से शुरू कर चुकी है। यानी कि जो ड्रिलिंग 1.5 मीटर के डायामीटर की जाएगी टनल के अंदर, उसके साथ साथ जो मिट्टी निकालने का काम भी है टनल में वो चलता रहेगा। करीब 130 मीटर के आसपास तक जो मिट्टी निकालने का काम है वो पूरा हो चुका है। कंपनसेशन का क्या फॉर्मेट का हमने अभी जैसे बताया था कि एक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट स्टैट्यूटरी, उसका तकरीबन 5 से 12 लाख तक होता है। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के कोष से 2 लाख रुपए की जो घोषणा की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 4 लाख की घोषणा की गई। इसके अलावा जिस दिन माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे मंडे को, हम भी साथ थे, उसी टाइम पर ये बताया गया था कि एज एनटीपीसी, जो भी एनटीपीसी साइट पे जो काम कर रहा था उसके लिए और जो उसके लिए 20 लाख रुपए का हमने घोषणा माननीय मंत्री जी ने उस दिन की थी। 7 तारीख को हुए हादसे के बाद से ही लगातार राहत और बचाव काम किया जा रहा है। सबसे पहले यह साइट पर आईटीबीपी पहुंची, उसके बाद में एसडीआरएफ पहुंची और फिर दिल्ली से एनडीआरएफ। इसके अलावा भारतीय सेना और वायुसेना को भी राहत और बचाव काम में लगाया गया है। वहां पर 2 टनल हैं। एक टनल में 15 लोग, क्योंकि वो संपर्क में आ गए मोबाइल पर, तो 15 लोग थे। और दूसरी टनल में अनुमान है कि 30-35 लोग संभावित हैं। बीते 7 दिनों में एनडीआरएफ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में वैसे भी काम करना मुश्किल होता है और आपदा की स्थिति में तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। देखिए, लंबा ऑपरेशन खिंच गया, उस हिसाब से जितने मिसिंग लोग हैं उनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कहीं कहीं पे 25-30 फीट का स्लस इकट्ठा हो रखा है और इतना दलदली है, उसमें लाइफ रिस्क इन्वॉल्व है। तो उस पर साइड से रोड बनाने की भी कार्रवाई यहाँ पे टनल के साथ चला हुआ है और ड्रोन के जरिए भी हम अपना पूरा इकट्ठा कर रहे हैं डाटा। तो जो हमारा ऑपरेशन जैसे हालात के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके हम अपने ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और जुटे रहेंगे। इस पूरे काम में सेना और वायुसेना दोनों को लगाया गया। वायुसेना ने जहां हवाई जायजा लिया तो वहीं सैनिकों ने पहाड़ों पर उतरकर बचाव कार्य किया। इसी लोकेशन के अंदर ऋषिगंगा डैम था पूरा, यहाँ पे इनका एकोमोडेशन भी था और सब कुछ रहने का पूरा। आज यहाँ पे ओनली एक टनल दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा बह के चला गया। और यहाँ पे तकरीबन इनके बताते हैं कि 50 से 70 लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे, जिसमें से 5 से 7 डेड बॉडियाँ बीआरओ ने निकाली हैं। बाकी अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उनको बीआरओ दिन रात लगा हुआ है। अगर बताएं यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाई, इधर ये सामने जहाँ पर जेसीबी काम कर रही है, यहाँ पर क्या था? मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग। यहाँ पे 3 मंजिला इनका ऋषिगंगा का पूरा प्रोजेक्ट था और यहाँ का एकोमोडेशन वगैरह और इनका जो बिजली बनने का जो सिस्टम था वो सब कुछ यहीं पे था। ये तो यहाँ पर तो सिर्फ मलबा है, मिट्टी है। अभी ये ऊपर से गली से टूट के इतना पूरा मलबा और पत्थर यहाँ जमा हो गए और जो यहाँ की पूरी बिल्डिंग है यहीं पे समा गई। सबसे बड़ी दिक्कत जो इन 7 दिनों में सामने आई वो है गुमशुदा लोगों की पहचान की। जो शव मिले हैं उनमें से कहीं पहचानने लायक नहीं है और जो लोग गायब हैं उनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, दोनों चीज़ें चल रही हैं। एक तो ड्रिल वाला जो पॉइंट है वो तो लगभग इन्होंने जैसे शुरू में बताया था, एनटीपीसी ने 70-75 मीटर के पास उसका जंक्शन है और वहाँ पे वो उसको ड्रिल करेंगे और नीचे वाली जो उनकी एसएफटी शायद बोलते हैं उसको पंक्चर करेंगे और देन कुछ प्रोब डाल के और कुछ कैमरा वैमरा डाल के देखेंगे। तो वो काम तो अपनी जगह चल रहा है। और दूसरा जो एक्सकवेशन का हमारा चल रहा था तो वो साइड से लगातार चल रहा है। तो लगभग जो अभी जो है 130 के आसपास ये कह रहे हैं कि हम लोग उसको क्लियर कर चुके हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव ये हुआ है कि मिट्टी थोड़ी सूखने लगी है, डंपर हमारे अंदर जाने लग गए हैं, तो स्पीड ऑफ वर्क जो है हमारी थोड़ी जो है तेज हो गई। कल जो टनल हुई थी 11.6 मीटर की, उसमें कैमरे डाले जाने थे लेकिन उसमें शायद मिट्टी निकल आई थी। अब दूसरी ड्रिल स्लश आ गया था। अब वो उसको थोड़ा बड़ा और बोर कर रहे हैं, मतलब उसका ड्रिल करेंगे, थोड़ा छेद को बड़ा करेंगे
ताकि उसमें फिर अब किसी इंसान को उतार के या कुछ भी जो भी उस तरीके से फिर अब उसको करेंगे। इस हादसे में बहुत सारे लोगों को बचाया भी गया है। हालांकि उन्हें चोटें तो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मानसिक आघात काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात है इस उम्मीद के साथ कि टनल से और लोग जब बाहर निकले तो समय रहते उनका इलाज किया जा सके। शुरू दिन तो 12 लोग जो टनल से निकाले गए थे उनको तो सामान्य चोटें थी, मतलब सामान्य थे वो, और वो आईटीबी हॉस्पिटल में रखे गए थे। अगले दिन उनको छुट्टी कर दी गई थी। उनको तो कोई मामूली सामान्य चोटें, हल्की चोटें थी। इसके अलावा हमारे पास जो है 3 पेशेंट और आए हमारे हॉस्पिटल में, तो उसमें से एक लगभग 2 लोगों को फ्रैक्चर था और एक लोग को सामान्य चोटें थी। तो उनको 2 लोगों को हमने जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोबेश्वर भेज दिया है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह तेजी से बहता ग्लेशियर नदी की सीमाओं को पार करने लगा, वो हादसा, वो आफत वीडियो कैमरे में कुछ इस तरीके से कैद हुआ। नुकसान की बात जहाँ तक है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। जान माल लोकल से लेकर कंपनी में जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। पानी से आ रहा, क्या हो रहा है? पहाड़ ढहा ना। उत्तराखंड के इस हादसे में विकास का बैराज ढह गया। विकास देने वाली बिजली का संयंत्र ठप हो गया। आने वाले कई साल लग जाएंगे 2 मिनट में नेस्तो नाबूद हुए विकास की इन मीनारों को दोबारा खड़ा करने में। लेकिन इससे सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि विकास की बुनियाद अगर कुदरत का गला दबाकर रखी जाएगी तो विनाश दूर नहीं है। 7 फरवरी के उस हादसे को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनके जहन में वो बुरी यादें जिंदा हैं, जिनके अपने इस हादसे में चले गए या फिर जिनके बचे होने की संभावना है। सबकी सांसें भारी है, लेकिन जरूरी है इस हादसे से आगे की सोचने की और विकास और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाने की। विकास की तो हमें जरूरत है ही, लेकिन साथ ही साथ कुदरत भी उतनी ही जरूरी है। अगर बहते हुए पानी से बिजली की जरूरत है तो ये भी जरूरी है कि उस पानी को पैदा करने वाले ग्लेशियर भी बने रहें। दुनिया भर में विकास की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, फट रहे हैं, विनाश की बलि चढ़ रहे हैं। हमें इसे रोकना बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।